आइए इस वीडियो में आपको अव्यय के अंतर्गत अब हम उसके जो पार्ट हैं वो देखेंगे। इसमें योजक, आज हम व्याख्या करेंगे योजक या समुच्चय बोधक। ये दोनों एक ही नाम है, योजक भी इसे बोलते हैं और समुच्चय बोधक। जहां हम दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। शब्दों को, यानी दो शब्दों को आपस में रिलेट करना, उनको संबंध दर्शाना कि उनमें क्या आपस में संबंध है, वहां पर भी प्रयोग होता है। वाक्यांशों, दो सेंटेंस है, स्वतंत्र सेंटेंस है, लेकिन उसमें परस्पर कोई न कोई संबंध है। अर्थ की दृष्टि से संबंध हो सकता है या उसमें विरोध का भाव हो सकता है। कई तरह के भाव होते हैं जिसके कारण से उनमें उनको जोड़ा जाता है। तथा वाक्यों को, वाक्यांशों यानी जो पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का छोटा सा हिस्सा है, कंप्लीट वाक्य नहीं है जिसमें कर्ता क्रिया ये सारा हो, तो इसलिए वाक्यांश दिया। वाक्य प्लस अंश और वाक्य जो पूर्ण वाक्य है, तो इनको जो जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं उन्हें योजक कहा जाता है। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अजय और माधव सगे भाई हैं। हम पहले अभी यहां तक लेते हैं, अजय और माधव। तो ये देखिए कि यहाँ एक नाम है अजय और दूसरा है माधव। व्याकरण में हमेशा हमें उसके व्याकरणिक नाम पर ध्यान देना चाहिए। अजय क्या है यहाँ पर? ये संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा शब्द है माधव, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इन संज्ञा पदों को किससे जोड़ा गया है? और से। ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, ये ध्यान रखिए। इसको ये जोड़ने का काम कर रहा है। अजय को यानी इस शब्द को, इस संज्ञा पद को, और दूसरे माधव संज्ञा पद को। अजय और माधव सगे भाई हैं। क्योंकि ये जो हमारा वाक्य है, ये जो भाव है, इसके लिए आवश्यक है कि हम यहाँ इन दोनों शब्दों को जोड़ें। ये हो गया आपको शब्दों का। इसी में हम आगे और बढ़ाते हैं, परंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग है। अब हम इन दोनों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, इसी से संबंधित बात है। तो वाक्य स्वतंत्र है। यहां से आप देखिए कि दोनों का स्वभाव अलग अलग है। ये एक स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन चूंकि पहले वाक्य से इसका कोई ना कोई संबंध है, इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ एक दूसरा योजक प्रयोग किया गया। परंतु क्या किया गया? परंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग है, तो एक योजक ये प्रयोग हुआ। इसीलिए मित्र भी अलग हैं, दोनों के मित्र भी अलग अलग हैं, तो एक योजक का प्रयोग यहाँ कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ तीन वाक्य हैं, एक, दो और ये तीसरा, और तीनों को योजक चिन्हों से जोड़ दिया गया है, योजक शब्दों से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक ही वाक्य में दो शब्दों को जोड़ा गया था। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। ये जो देखेंगे कि आप पूरी क्रिया नहीं है, एक वाक्यांश ही है, तो ये इसको जोड़ दिया गया। यहाँ मित्र भी अलग हैं, एक तीसरे वाक्य को जोड़ दिया गया। तो आपकी परिभाषा मुझे लगता है स्पष्ट हो गई होगी कि शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जो जोड़ने वाले शब्द हैं वो योजक कहलाते हैं, जिन्हें हम समुच्चय बोधक योजक कहते हैं। इनके भेद, दो भेद हैं। अब आपको भेद और इसके जो उपभेद हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप जब उदाहरण दिए जाएंगे उसका आप अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसके उपभेद क्या है? संयोजक, विकल्पक, विरोधक सूचक, परिणाम सूचक। ये आप अपनी कॉपी में इसको उतार लेंगे, चार्ट बना लीजिएंगे, क्योंकि आगे हम इसका क्रम से अभ्यास करेंगे। दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, इसके उपभेद हैं कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक। अब हम इन पहले भेद के 4 उपभेद, दूसरे के 4 उपभेद, 8 हो गए कुल। तो अब हम क्रमशः इन 8 को आपको मैं समझाता हूँ। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, इसमें पहला है आपका संयोजक। संयोजक अगर हम इसी शब्द की संधि कर विच्छेद कर दें, सम प्लस योजक, यानी जोड़ने वाला, संबंध दर्शाने वाला। दो शब्दों या वाक्यों में उनमें आपस में रिलेशन, संबंध दर्शाना हो, जहां यानी सकारात्मक संबंध दर्शाना हो, वहां हम संयोजक अव्यय का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए है और, एवं, वा, तथा। ये
अधिकांशतः ये योजक आपके संयोजक में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे, तो यहाँ राम संज्ञा पद और लक्ष्मण संज्ञा पद में कौन सा योजक लगाया गया है? और ये जोड़ने का काम कर रहा है। राम और लक्ष्मण इन दोनों में संबंध दर्शाया गया है, क्योंकि भाई का मतलब ही होता है कि एक ही माता पिता की जो संतान है। तो ये दो शब्दों में क्या किया गया, इनमें इस शब्द की वजह से यहाँ हमें जोड़ना था, संबंध दर्शाना था, इसलिए और का प्रयोग किया गया। इस तरह से आप अन्य उदाहरण भी अभ्यास कर लेंगे और कॉपी में लिखेंगे। दूसरा है विकल्पक। विकल्प का मतलब होता है जहां आपको कुछ चुनने की आजादी हो, यानी कोई एक, जहां आप या तो ये चीज चुन लें या दूसरी चीज चुन लें। विकल्प का अवसर जिस वाक्य में या शब्दों में आपको दिया जाए या दर्शाया जाए, वहां आप विकल्पक का प्रयोग करेंगे। जैसे अथवा, अक्सर आप देखते होंगे प्रश्न पत्र में ये आता है, अथवा शब्द आता है। दो प्रश्न दे दिए जाते हैं और उनके बीच में अथवा लिखा रहता है। बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप यहाँ सीख सकते हैं। उस अथवा का मतलब है कि आपको उन दोनों में से विकल्प दिया गया है कि कोई एक चुने, या तो पहला या दूसरा। तो अभी आप यहाँ सीख सकते हैं। इसी तरह से या है, चाहे है, वाह है, अंग्रेजी में हम और का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, चुपचाप बैठो, एक वाक्य ये हो गया। दूसरा है चले जाओ। यहाँ पर कौन सा प्रयोग किया गया है संयोजक? आपका या, कि चुपचाप बैठो या चले जाओ या अथवा चले जाओ। आप इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई या तो ये काम करो या ये, कि इसका आप भाव समझेंगे कि कोई है बैठा बातचीत ज्यादा कर रहा है और वो चुप ही नहीं हो रहा है, तो आदमी क्या कहेगा उसको कि भाई दो में से एक आपको विकल्प दिया जाता है, या तो आप यहाँ चुपचाप बैठो और या यहाँ से चले जाओ। तो ये दोनों में रिलेशन बताया गया। दो वाक्य हैं अलग अलग, लेकिन इनको विकल्पक योजक से जोड़ करके एक रिलेशन दर्शा दिया गया। समान अधिकरण वाले जो वाक्य हैं। अगला देखिए, विरोध सूचक। तो इस शब्द से भी आप अच्छे से पहचान सकते हैं। जहां दो वाक्य जो जोड़े गए हैं उनमें अर्थ की दृष्टि से थोड़ा विरोध हो, विरोध का भाव हो। देखिए कैसे, कि बादल छाए, यानी ये एक वाक्य है कि बादल छाए हैं, तो सामान्यतः इसका अगला सेंटेंस या इसका जो सकारात्मक वाक्य होना चाहिए कि वर्षा होगी। बादल छाए और वर्षा हुई या वर्षा होगी, इस तरह का। लेकिन यहाँ वाक्य क्या है, वर्षा नहीं हुई। तो आप देखिए कि बादल छाए, तो इसका भले ही हो ना हो, लेकिन सकारात्मकता की ओर जब बढ़ेंगे तो बादल के छाना का, यानी बादलों का आना वर्षा का सूचक है। लेकिन विरोध क्या हो गया कि वर्षा हुई नहीं, बादल तो छाए रहे। तो हम कौन सा योजक प्रयोग करेंगे यहाँ? विरोध सूचक। किंतु वर्षा नहीं हुई, लेकिन वर्षा नहीं हुई, ठीक है, बल्कि वर्षा नहीं हुई। तो इस तरह से परंतु वर्षा नहीं हुई। तो यहाँ आप देखेंगे कि बादल का छाना जो सकारात्मक भाव की ओर संकेत होता है कि वर्षा होने का सूचक होता है, लेकिन यहाँ विरोध दर्शा दिया गया। तो ये विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। फिर है परिणाम सूचक। परिणाम का ऐसे भी आप किसी चीज का कोई रिजल्ट है, तो यहाँ वाक्य में आप देखेंगे कि जो पहला वाक्य है उससे जो दूसरा जब आप वाक्य जोड़ रहे हैं तो वो उस बात का या उस अर्थ का कोई परिणाम का ही भाव दर्शाएगा, रिजल्ट का भाव दर्शाएगा। जल्दी चलो, कहीं जाना है, आपको पहुंचना है समय से, जल्दी चलो, अन्यथा यानी परिणाम क्या होगा, देर हो जाएगी, ये हो जाएगी। जल्दी चलो अन्यथा परिणाम क्या निकलेगा, देर हो जाएगी। जल्दी चलो जिससे समय पर पहुंच सके, तो वो क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। वहां उसमें परिणाम का भाव उसमें भी आएगा कि जल्दी चलो अन्यथा देर हो जाएगी, जल्दी चलो अन्यथा देर हो जाएगी, ताकि देर ना हो जाए। आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा वाक्य बदलना पड़ेगा कि जल्दी चलो ताकि देर ना हो जाए। तो जल्दी चलने का जो वाक्य है, इसका जो भाव है, उसका क्या परिणाम है अगले वाक्य में, वो दर्शाया गया है। तो आप देखेंगे कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक में चार तरह के आएगा, एक ही के अंतर्गत चार तरह के क्या है, चार उपभेद आप कह लीजिए, योजक प्रयोग किए जाते हैं। पहला संयोजक, जिसमें दोनों शब्दों में जोड़ने का भाव, संयोग का भाव रहता है। विकल्पक, जहां आपको
दोनों वाक्यों में या शब्दों में विकल्प का भाव दिया जाता है। विरोध सूचक में जहां आपका पहले वाक्य का विरोध दर्शाते हुए दूसरा वाक्य हो। परिणाम सूचक में क्या है कि जहां पहले वाक्य का कोई परिणाम दूसरे वाक्य में दर्शाया जाता हो। तो ये समानाधिकरण का है। अब हम देखते हैं व्यधिकरण के। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में आप देखिए व्यधिकरण, यहाँ आप इसका अर्थ ये समझेंगे कि जब दो उपवाक्य जोड़े जाते हैं तो एक उपवाक्य मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। रचना की दृष्टि से जो 3 वाक्य होते हैं, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य में व्यधिकरण समुच्चय बोधक योजक का प्रयोग हम करते हैं। 10th क्लास का ये बहुत मुख्य विषय है, टॉपिक है, महत्वपूर्ण, इसलिए भी ध्यान दें बच्चे, और जूनियर क्लास से भी सीखेंगे। तो व्यधिकरण में कैसे अब देखेंगे। पहला है कारणवाचक, जिसे हेतुवाचक भी कहते हैं। हेतु का अर्थ ही होता है कारण, हेतु। इन जो वाक्य जोड़े जाते हैं इसमें कार्य कारण का रिलेशन होता है, यानी एक उपवाक्य में कार्य दर्शाया गया है तो दूसरे में उसका कारण। ये आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम योजक इस तरह प्रयोग करेंगे कि हमें क्लियर हो जाए। उदाहरण देखिए, वह जल्दी नहीं चल पा रहा है क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। तो आप देखेंगे कि इसको कैसे जोड़ा गया है, क्योंकि से। आप इस तरह के उपवाक्य योजक ले सकते हैं, चूंकि, इसलिए, क्योंकि, अतः। तो यहाँ देखिए कि वह जल्दी नहीं चल पा रहा है, ये इसका क्या है, पहले उपवाक्य में कार्य दर्शाया गया है कि ये जल्दी नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है, क्या कारण है, आप इसमें लगा सकते हैं क्या कारण है, क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। तो ये योजक कारण सूचक है, ये दर्शाना चाहता है कि इसमें कारण बोधक है। इस तरह से चूंकि, क्योंकि, ये आप अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। 2 योजक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक साथ इसमें। दूसरा आप देखिए संयुक्त संकेतवाचक, यानी इसमें भी कार्य कारण जैसा रिलेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि या तो वहां वो शर्त दर्शा रहा है किसी पहले उपवाक्य में और दूसरे उपवाक्य में शर्त से जुड़े हुए हैं, या किसी चीज की ओर संकेत किया गया है इस तरह के उपवाक्यों में। आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे संकेतवाचक में अगर वर्षा नहीं हुई, अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी, अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी। अब आप यहां देख सकते हैं कि पहले उसमें क्या किया गया, बताया गया है कि वर्षा नहीं हुई, ये एक घटना है, ये इस तरह का संकेत है। तो उसका क्या संकेत किया गया, किस तरफ संकेत किया गया है, फसल के सूख जाने का। योजक कौन से हैं, अगर और तो से। यानी ये जो योजक हैं अभी व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत जो संकेतवाचक प्रयोग किए गए हैं, अगर और तो का, इससे ही पता चल रहा है कि संकेत किया गया है या एक शर्त में बंधे हैं कि अगर वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा, फसल सूख जाएगी। इस तरह से योजक प्रयोग किए जाते हैं संकेतवाचक में, जिसमें शर्त या संकेत किया गया है। इसमें अधिकतर जो योजक हैं वो दोनों उपवाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि यदि तो, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही त्यों ही, चाहे तो, जब और तब। यानी एक योजक है उस वाक्य के पहले वाक्य के आगे लगा होगा और दूसरा योजक दूसरे वाक्य के, क्योंकि हम इसे शर्त में बांध रहे हैं। तीसरा है स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक किसी जो पहला उपवाक्य है या कोई उपवाक्य जो पहला दिया गया है, दूसरे उपवाक्य में उसको और क्लियर किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, ये है स्पष्ट करने होती हेतु हम स्वरूपवाचक योजक का प्रयोग करते हैं। जैसे आप अक्सर वाक्य पढ़ते होंगे कि एक कोई सूक्ति दे दी गई या कोई एक महत्वपूर्ण बात कही गई, उसमें कठिन भाषा है, कठिन शब्दों का प्रयोग, फिर अर्थात करके या मानो करके उसको फिर क्लियर किया गया। बात वही है लेकिन और स्पष्ट करने के लिए हम ऐसे स्वरूपवाचक योजक का प्रयोग करते हैं, जिनमें अर्थात, यानी, मानो। उदाहरण देखिए, नीलेश हंस रहा है। नीलेश हंस रहा है, ये एक वाक्य है। अर्थात वह मान गया है।
वाक्य ये भी दूसरा है, स्वतंत्र है, लेकिन इसको किस भाव से जोड़ा गया है कि ये जो नीलेश हंस रहा है इसका क्या स्पष्टीकरण है, इसका क्या मतलब हो सकता है। मतलब ये है कि वह मान गया है, अर्थात जब वाक्य रचना में कोई आप बातचीत कर रहे हैं, कोई मुद्दा है और उससे आप जोड़ करके कोई चीज बताना चाहते हैं, तो हम उसको क्लियर करने के लिए, जैसे ये आप वाक्य पढ़े फिर से, नीलेश हंस रहा है, तो इसके कई मतलब निकल सकते हैं, कई बातें हो सकती हैं, क्यों हंस रहा है, बहुत कोई खुशी का कारण है, क्या हो सकता है। तो और क्लियर करने के लिए हम दूसरा वाक्य दे देते हैं और उसको अर्थात, यानी या मानो से जोड़ देते हैं। चौथा है इसका उद्देश्यवाचक। उद्देश्य का अर्थ लक्ष्य भी होता है, कि किसी वाक्य में कोई लक्ष्य पूरा हो जाए, कोई उद्देश्य पूरा होता दर्शाया जाए, कार्य करने का उद्देश्य दिखाया जाए जिन वाक्यों में, वहां उद्देश्यवाचक योजक प्रयोग करते हैं। जिससे या ताकि, जैसे बच्चे को दूध दे दो, ये एक वाक्य है कि बच्चे को दूध दे दो। इसका क्या उद्देश्य, बच्चे को दूध देने का उद्देश्य क्या है, तो ये है कि वह चुप हो जाएगा। आप इस तरह से कि कौन सा योजक प्रयोग करेंगे, उद्देश्य सूचक, ताकि वह चुप हो जाए, ताकि वह चुप हो जाए। अगर हम इसी तरह के वाक्य दूसरे उसमें भी ले जा सकते हैं। आप अगर ये देखें कि बच्चे को दूध दे दो, अगर हम दूसरा वाक्य करें कि बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है, तो आप वाक्य बदल देंगे, क्योंकि से जोड़ रहे हैं तो कार्य कारण का रिलेशन हो जाएगा, तो वहां योजक दूसरे हो जाएंगे। हैं सभी व्यधिकरण के अंतर्गत, लेकिन यहाँ कार्य कारण का अगर आप वाक्य दर्शाते हैं, भाव दर्शाते हैं, तो योजक ये लगेंगे। और इसी तरह से अगर आप उद्देश्य का दर्शा रहे हैं तो योजक बदल जाएगा। अगर संकेत वाचक दर्शा रहे हैं तो आपके योजक दूसरे होंगे। इसी तरह से स्वरूप वाचक का दर्शाना चाहते हैं तो दूसरे होंगे। तो आपको ये अभ्यास करने हैं, इनके आधार पर आप जो योजक हैं इसके आधार पर आप अधिक से अधिक उदाहरणों का आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अभ्यास करेंगे, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको नाम थोड़ा कठिन लग रहे होंगे, लेकिन ये कठिन नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़े इजी हो जाते हैं और आपको याद हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी ग्रामर। धन्यवाद।